लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीपीसी की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के प्रोविज़न को कवर करेंगे जो कि सेक्शन 26 में है। और उसी के साथ हम ऑर्डर 4 और ऑर्डर 1 को भी पढ़ेंगे जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड पार्टीज़ टू सूट की बात करता है। इससे पहले के जितने भी सेक्शन हैं वो मैंने प्रीवियस की वीडियोज़ में कवर किए हैं, तो अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस की वीडियो से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 26। सेक्शन 26 कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। तो अगर हमें सूट इंस्टीट्यूट करना है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें प्लेंट को जो है कोर्ट में प्रेजेंट करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और इन अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और भी कोई अदर मैनर है जो कि उस लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, तो उस मैनर में भी जो है हम सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से जो है सूट इंस्टीट्यूट होता है। नाउ द सेकेंड, इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लेंट के अंदर हम फैक्ट्स लिखते हैं ना, उन फैक्ट्स को हम कैसे प्रूव करेंगे, एफिडेविट के थ्रू। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट्स हम प्लेंट के अंदर लिखेंगे वो प्रूव्ड होंगे एफिडेविट से। Provided that such an affidavit shall be in the form and manner as may be prescribed under order 6 of rule 15 है। और ये जो एफिडेविट है ना, जिसको हम लगाएंगे फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए, इसको किस मैनर के अंदर हम लगाएंगे, इसका जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो कहाँ पे दिया गया है, ऑर्डर 6 के अंदर, और उसका रूल क्या है 15A के। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम इस एफिडेविट को लगाएंगे। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आता है ऑर्डर 4। ठीक है, 26 के साथ ऑर्डर 4 को पढ़ा जाता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है, और इसी के साथ हम ऑर्डर 1 को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्डर 4 ले लेते हैं जो कि बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की। रूल 1 कहता है सूट टू बी कमेंस बाय प्लेंट। इसका फर्स्ट कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। तो ठीक है, हर एक सूट जो है क्या होता है, प्लेंट की प्रेजेंटेशन से स्टार्ट होता है। प्लेंट को हमें क्या करना है, डुप्लीकेट में, मतलब 2 कॉपीज में प्रेजेंट करना है कोर्ट के अंदर। ठीक है, नाउ सेकेंड, एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर 6 एंड 7 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। ठीक है, जो भी प्लेंट के रूल्स दिए गए ना ऑर्डर 6 और 7 के अंदर, जब हम ऑर्डर 6 और 7 पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी कि प्लेंट्स कैसी होनी चाहिए, मटीरियल फैक्ट्स होने चाहिए, सारी चीज़ें है ना, तो वो सारे रूल्स जो है वो प्लेंट कंप्लाई करनी चाहिए। थर्ड आता है द प्लेंट शैल नॉट बी डीम टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अनलेस इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन सब रूल एंड सब रूल 2। तो ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स दे रखी ना वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम जो है उस प्लेंट को ड्यूली इंस्टीट्यूटेड मानेंगे, है ना। तो अब चलते हैं रूल 2 पे। रूल 2 कहता है रजिस्टर ऑफ सूट्स। द कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी कैप्ट फॉर द पर्पज एंड कॉल द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। सच एंट्रीज शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेन्ट्स आर एडमिटेड। तो इसके कहने का मतलब सिंपल सा है, जब भी हम किसी प्लेंट के बेसिस पे जो है सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं तो कोर्ट के अंदर एक बुक रखी जाती है, सिविल कोर्ट्स के अंदर एक बुक होती है जिसके अंदर जितने भी सूट्स होते हैं ना उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे ही अपन ने प्लेंट से सूट को इंस्टीट्यूट किया तो उस सूट को कहाँ पे रजिस्टर करेंगे, उस बुक के अंदर रजिस्टर करेंगे, और उसका नंबर वगैरह जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग जो है उस सूट को रजिस्टर कर दिया जाएगा। क्लियर। अब हम चलेंगे ऑर्डर 1 की तरफ जो कि कहता है पार्टीज ऑफ सूट। तो ऑर्डर 1 जो है वो बात करता है पार्टीज ऑफ सूट, है ना। सूट में पार्टीज कौन कौन होगी। अभी तक हमने सेक्शन 26 के अंदर पढ़ा कि जब हम कोई सूट इंस्टीट्यूट करते हैं कोर्ट में तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले एक प्लेंट को फ्रेम करना पड़ता है और उसी प्लेंट को जाके हम कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं और उसी के बेसिस पे जो है हमारा सूट इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, लेकिन जब हम वो प्लेंट फाइल कर रहे हैं ना तब हमें उसमें बताना होता है कि हमारे सूट की पार्टीज कौन कौन है। इसलिए हम सेक्शन 26 के साथ ऑर्डर 1 पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि एक सूट में जो है पार्टीज कौन कौन हो सकती है, कौन प्लेंटिफ हो सकता है, कौन डिफेंडेंट हो सकता है, कब हम जॉइंडर कर सकते हैं पार्टीज का, कौन नेसेसरी पार्टी है, कौन प्रॉपर पार्टी है। ठीक है, इसलिए हम 26 के साथ ऑर्डर 1 पढ़ने वाले हैं ताकि हमें पता चल जाए कि पार्टीज कौन कौन हो सकती है। नाउ रूल 1, हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ। ठीक है,
ऑल पर्सन्स में बी ज्वाइंड इन वन सूट एज ए प्लेंटिफ, ठीक है ना। तो कौन कौन जो है एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकता है सूट के अंदर, रूल 1 ये बात करता है। ए कहता है एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजेक्शन इज एलीज टू एग्जिट इन सच पर्सन वेदर जॉइंटली सेवरली और इन द ऑल्टरनेटिव। तो ये कह रहा है कि जो आप रिलीफ मांगने जा रहे हो ना, जिन पर्सन के अगेंस्ट आप रिलीफ मांगने जा रहे हो, अगर उन पर्सन को ज्वाइंट करें तो भी, सेवरल करें तो भी, या ऑल्टरनेट करें तो भी, रिलीफ क्या है, सेम है इन पर्सन्स के अगेंस्ट, और वो रिलीफ जो है सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजैक्शन से ही अराइज हुआ है, ठीक है। इस केस में जो है हम क्या कर सकते हैं, उनको जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ कर सकते हैं। उन सारे पर्सन को एक साथ क्लब करके हम प्लेंटिफ बना देंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू अगर इसको समझाऊं कि जैसे ए और बी जो है उनमें अग्रीमेंट हुआ कि मैं जो है तुम्हें 100 टन ऑफ ऑयल जो है वो मैं तुम्हें सेल करूंगा, ठीक है। साथ ही में ए जो है क्या करता है, उसी टाइम एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है सी के साथ भी कि मैं जो है सेम जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना बी के साथ 100 टन ऑफ ऑयल का, वैसे ही जो है मैं भी तुम्हें 100 टन ऑफ ऑयल जो है बेचूंगा, ठीक है, इस रेट के ऊपर। अब क्या हुआ ना, अगर इनके बीच में कोई भी मैटर अराइज होता है या कुछ भी चीज़ें होती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे बी और सी जो है ना प्लेंटिफ नहीं बन सकते, जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन सेम नहीं है, ठीक है, दोनों पार्टीज अलग हैं वो, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन में एक साथ अगर ए कहता ना, ए पहले बी को बोलता कि मैं तुम्हें भी भेजने वाला हूँ और सी तुम्हें भी भेजने वाला हूँ, हम तीनों मिलके अग्रीमेंट कर लेते हैं, तो उनका क्या होता है, सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन ए ने बी के साथ अलग एग्रीमेंट किया और ए ने सी के साथ अलग एग्रीमेंट किया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इन दोनों का हम जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ नहीं कर सकते। क्लियर हुआ होगा। बी कहता है इफ सच पर्सन्स ब्रॉट सेपरेट सूट एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज। अब बी क्या कह रहा है कि अगर वो पर्सन जो है, मान लो बी और सी जो है अगर सेपरेट सूट लेके आ रहे हैं और उनके बीच में कोई कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है, तो हम उनको जरूर क्लब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज के बीच में क्वेश्चन सेम होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन कॉमन है तो हम उनको एज ए प्लेंटिफ क्लब कर लेंगे। क्लियर हुआ रूल 1। नाउ रूल 2 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। अब कोर्ट जो है कब कह सकता है कि नहीं भैया आप ज्वाइन मत करो, आप तो अब सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर दे रहा हूँ मैं आपको, अब जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, वेयर इट अपियर्स टू कोर्ट दैट एनी जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ में एम्बेरस और डिले द ट्रायल ऑफ सूट, कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ टू द इलेक्शन और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडियंट। जहां कोर्ट को लग रहा है ना कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ जो है ना, ये पर्सन्स क्या कर रहे हैं, एम्बेरस कर रहे हैं और डिले कर रहे हैं ट्रायल को, कोर्ट के प्रोसेस को डिले कर रहे हैं ये लोग, तो कोर्ट क्या करेगा, या तो उनको ऑप्शन दे देगा कि आप चूज कर लीजिए, आप इलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, या फिर कोर्ट जो है क्या करेगा, ऑर्डर कर देगा कि अब हम सेपरेट ट्रायल करने वाले हैं। अब यहाँ पे कोई जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ नहीं चलने वाला, क्योंकि ये लोग जो क्या कर रहे हैं, ये एम्बैरस और डिले कर रहे हैं कोर्ट के प्रोसेस को। क्लियर हो गया रूल 2। नाउ रूल 3 कहता है हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट। तो रूल 1 और 2 में तो हमने किसकी बात की थी, हमने प्लेंटिफ की बात की थी। अब रूल 3 में हम डिफेंडेंट की बात करते हैं। सेम केस डिफेंडेंट के साथ भी है, आप कोई रिलीफ मांग रहे हो और वो सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन से अराइज हो रहा है, तो उन सारे पर्सनस को आप क्लब कर सकते हो एज ए डिफेंडेंट। क्लियर हो गया। नाउ इफ सेपरेट सूट वर ब्रॉट अगेंस्ट एनी पर्सन, तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अगर आप सेपरेटली लेके आ रहे हो सूट उनके अगेंस्ट, लेकिन सारे पर्सन्स के बीच में क्या एक ही कॉमन क्वेश्चन है, तो आप उन सबको क्लब कर दोगे एज ए डिफेंडेंट। क्लियर हो गया रूल 3। नाउ नेक्स्ट रूल 3 है पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स वेयर जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट में एम्बैरस और डिले ट्रायल। सेम ये रूल 2 जैसे है, जहां कोर्ट को लग गया कि वो एम्बैरस और डिले कर रहे हैं ट्रायल को, तो वो कोर्ट जो है क्या कर देगा, ऑर्डर कर देगा कि आप सेपरेट ट्रायल करो इसकी। क्लियर हो गया। यहाँ पे इलेक्शन वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोर्ट जो है डायरेक्ट ऑर्डर कर देगा सेपरेट की, या फिर ऐसा कोई ऑर्डर दे देगा जो कि उसको इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में सही लग रहा हो। क्लियर हो गया रूल 3 है। नाउ रूल 4 क्या कहता है, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। अब अगर जजमेंट की बात आए तो कोर्ट कैसे दे सकता है, ये बताया है रूल 4 के अंदर। जजमेंट में बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट। पहली चीज तो क्या, बिना किसी अमेंडमेंट के जो है वो जजमेंट दिया जाएगा। फॉर सच वन और मोर ऑफ प्लेंटिव एज मे बी फाउंड टू बी एंटाइटल टू रिलीफ, फॉर सच रिलीफ एज ही और दे मे बी एंटाइटल टू।
कोर्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि सारे ही प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन दे, नहीं, कोर्ट को लग रहा है जिन्हीं प्लेंटिफ के फेवर में वो देगा, ठीक है, कोर्ट को लग रहा है कि हाँ ये प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है इस रिलीफ के लिए, तो वो उसे दे देगा। ज़रूरी नहीं है कि सब एक साथ ज्वाइन हो गए तो आप सबको ही रिलीफ प्रोवाइड कराओ, ठीक है, कोर्ट को जहाँ सही लगेगा वहीं पे ही कोर्ट रिलीफ देगा। अगेन सच वन और मोर ऑफ डिफेंडेंट एज मे बी फाउंड टू बी लाइबल अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज। प्लेंटिफ के केस में रिलीफ दे रहा है और डिफेंडेंट के केस में जो है लाइबिलिटी दे रहा है, ठीक है, जिस पे कोर्ट को लग रहा है कि ये लाइबल होना चाहिए उसी डिफेंडेंट के ऊपर लाइबिलिटी को इम्पोज करेगा कोर्ट। क्लियर रूल 4। नाउ रूल 5 कहता है डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। It shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all relief claim in any suit against him। ये वही बात कह रहा है, ज़रूरी नहीं है एक डिफेंडेंट का इंटरेस्ट है तो वो दूसरे का भी हो, ठीक है, सबके अलग अलग रिलीफ्स हो सकते हैं ना। अगर क्वेश्चन कॉमन है इसका मतलब ये तो नहीं है सबके रिलीफ भी सेम ही हो, कुछ कुछ और डिमांड कर रहा हो, कोई कुछ और चाहता हो, ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है सारे डिफेंडेंट जो है उनका सेम इंटरेस्ट हो, एक जो कि एक दूसरे का होना चाहिए, ठीक है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। रूल 6 कहता है जॉइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। The plaintiff may, at his option, join as parties to the same suit all or any of persons severally, jointly and severally liable on any one of contract, including parties to bill of exchange, undies and promissory and note। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात आई, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो प्लेंटिफ क्या करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी पार्टी है ना, अगर वो सेवरली है, जॉइंटली है, तो वो क्या करने वाला है, उन सब पार्टीज को एक साथ ले आएगा, ठीक है, और फिर एक के साथ उनके ऊपर केस चलाएगा। ऐसे नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी पार्टीज है उन सब पे अलग 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 केस फाइल करेगा, नहीं, प्लेंटिफ क्या करेगा, उन सबको ज्वाइन कर लेगा जो कि सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाइबल होने वाली है प्लेंटिफ के लिए, ठीक है, तो उस केस में प्लेंटिफ जाके उन सबको ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई पार्टीज है तो प्लेंटिफ उनको ज्वाइन कर सकता है। और ये क्या इंक्लूड करता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज, यूंडी एंड प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, इनसे रिलेटेड भी कोई पार्टीज है ना तो वो भी एज ए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने वाली है और प्लेंटिफ उनको भी एज ए ज्वाइन कर लेगा। क्लियर हो गया, लेकिन सेम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होगा तो फिर केस अलग हो जाएगा, सेम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्लियर। नाउ रूल 7 कहता है व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम हुम रिड्रेस इज टू बी सॉट। अब यहाँ पे प्लेंटिफ को डाउट हो रहा है कि वो किससे रिलीफ मांगे, तो क्या करेगा प्लेंटिफ, वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट एज टू द पर्सन्स फ्रॉम whom he is entitled to obtain redress, he may join two or more defendant in order that the question as to which of the defendant is liable and to what extent may be determined as between all parties। तो यहाँ पे प्लेंटिफ क्या करेगा, अब इसको डाउट हो रहा है तो क्या करेगा, वो जिस जिस पे भी डाउट हो रहा है उन सबको ज्वाइन कर लेगा एज ए डिफेंडेंट, ठीक है, और फिर अब ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि कौन सा डिफेंडेंट जो है प्लेंटिफ के लिए लाइबल है, ठीक है, जहाँ पे उसको डाउट हो रहा है वहाँ पे वो सबको ही ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो छोड़ देगा डाउट के बेसिस पे, वो उनको पार्टी बना लेगा। क्लियर हो गया रूल 7। रूल 8 कहता है वन पर्सन में sue और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। ये कहता है रिप्रेजेंटेटिव सूट की, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट और कहाँ पढ़ के आए अभी हम सीपीसी के अंदर, सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 6 के अंदर हमने पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो, रिप्रेजेंटेटिव सूट, जब हम रेस जुडिकाटा की बात कर रहे थे। क्लियर, ऐसे लिंक करके पढ़ोगे तो प्रोविजंस इजीली याद रहेंगे, है ना। फर्स्ट कहता है वेयर देर आर न्यूमरस पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, वन और मोर ऑफ सच पर्सन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट स्यू और बी स्यूड में डिफेंड सच सूट। अगर बहुत सारे पर्सन है पर उनका सेम इंटरेस्ट है तो वो कोर्ट के परमिशन से स्यू कर सकते हैं और या डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। बी कहता है कोर्ट में डायरेक्ट दैट वन और मोर ऑफ सच पर्सन मे स्यू और बी स्यूड और मे डिफेंड सच सूट ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन। या फिर जो है क्या कर सकता है, कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है इन सब के बिहाफ पे आप एक पर्सन आ जाइए सूट को लेके, ऐसा भी कर सकता है कोर्ट। क्लियर हो गया। इसका सब क्लॉज 2 कहता है द कोर्ट शैल इन एवरी केस वेयर अ परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन अंडर सब रूल 1 at the plaintiff expense give notice of institution of suit to all persons so interested either by personal service where by reason of the number of person or any other cause such service is not reasonably practicable by public advertisement as the court in each case may be direct। अब वही कह रहा है कि जहाँ कोर्ट परमिट कर रहा है पार्टी को या फिर कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है कि आप सबके बिहाफ पे आप एक जना आ जाइए, उस केस में क्या होगा कि सामने वाली पार्टी को नोटिस सर्व करना जरूरी है। जब तक हम नोटिस सर्व नहीं करेंगे सामने वाली पार्टी को नहीं पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट
अगेंस्ट क्या सूट लाया गया है। तो कोर्ट यही कह रहा है जब हम ऐसा नोटिस सर्व करेंगे तो उसके एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, प्लेंटिफ पे करेगा, ठीक है। और प्लेंटिफ और कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, पर्सनल सर्विस के लिए भी कह सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। 3 कहता है एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेड अंडर सब रूल 1 में अप्लाई टू द कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी टू सच सूट, ठीक है। तो ये सब क्लॉज 3 का मतलब क्या हुआ कि जिनके बिहाफ पे जो है सूट लेके आ रहे हैं ना, जब कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था ना कि आप सबके बिहाफ पे जो है सूट फाइल कर सकते हो, उस केस में क्या है, अगर कोई पर्सन चाहता है कि नहीं वो भी उस पार्टी का जो है, उस सूट की जो है पार्टी बने, तो उस केस में वो कोर्ट को अप्लाई करके कह सकता है कि मुझे इस सूट के अंदर जो है पार्टी बनाया जाए, ठीक है। तो सब क्लॉज 3 ये बोलता है। क्लॉज 4 क्या कहता है कि नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन एनी सच सूट शैल बी अबेंडेंड अंडर सब रूल 1 एंड नो सच सूट शैल बी विड्रॉन अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 23 एंड नो एग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन एनी सच सूट अंडर रूल 3 ऑफ दैट ऑर्डर unless the court has given at the plaintiff expense notice to all persons so interested in the manner specified in sub rule 2। तो ये क्या किसकी बात कर रहा है, ये ऑर्डर 23 की बात कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर 23 में ये क्या कह रहा है, एक तो रूल 1 सब क्लॉज 1 की बात कर रहा है, रूल 1 सब क्लॉज 3 की बात कर रहा है, ऑर्डर 23 और ये रूल 3 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जहाँ पे ऑर्डर 23 रूल 1 सब क्लॉज 3 और ऑर्डर 23 रूल 3 के अंदर आप जो है आपके सूट को जो है अबेंडन कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट जो है ये कब तक नहीं करेगा, जब तक कि वो सामने वाली पार्टी को नोटिस नहीं दे देता, ठीक है। जब तक वो सामने वाली पार्टी को नोटिस सर्व नहीं कर देता तब तक कोर्ट जो है ना ही तो अबेंडन कर सकता है, ना ही विड्रॉन कर सकता है, और ना ही कोई ऐसे एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है। क्लियर हो गया। जब तक कि वो अगली पार्टी को नोटिस सर्व नहीं कर देता तब तक कोर्ट इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करेगा। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, where any person suing or defending in any such suit does not proceed with due diligence in the suit or defense, court may substitute in his place or any other person having same interest in the suit। जब कोर्ट को लग रहा है कि यार वो पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो वो क्या कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा पार्टी को और दूसरे पर्सन को उसकी जगह ले आएगा। 6 कहता है अ डिक्री पास्ड इन अ सूट अंडर दिस रूल शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन्स ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट द सूट इज इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेंट एज द केस में भी। अब जो क्या हुआ ना, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट के अंदर जो भी डिक्री आई है ये सबके ऊपर बाइंडिंग है। ऐसा नहीं कि जो पर्सन आपको रिप्रेजेंट करके कोर्ट में गया था सिर्फ उसके ऊपर बाइंडिंग होगी, नहीं, ये सबके ऊपर बाइंडिंग होगी। जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो सारे पर्सन्स के ऊपर बाइंडिंग होगा। इसका सब क्लॉज 6 ये कहता है। नाउ द एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन हु sue or are sued or defend have the same interest in one suit, it is not necessary to establish that such person have the same cause of action as the person on whose behalf or for whose benefit they sue or are sued or defend the suit as the case may be। तो एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि अगर जहाँ पे ये डिटरमाइन करने की बात आ गई कि जो सूट लेके आया या जिनके अगेंस्ट सूट लेके आया गया है क्या उन सबका सेम इंटरेस्ट है क्या, तो यहाँ पे ये बोला गया कि नहीं, सेम इंटरेस्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सेम कॉज ऑफ एक्शन जो है इस्टेब्लिश करो ही करो, ठीक है। आपका सेम कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो भी चलेगा, पर ओवरऑल इंटरेस्ट आपका सेम होना चाहिए। क्लियर हो गया। नाउ रूल 8A, रूल 8A क्या कहता है, पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू प्रेजेंट ओपिनियन और टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स while trying a suit, court may, if satisfied that a person or body of person is interested in any question of law which is directly and substantially in issue in the suit and that is necessary in the public interest, to allow that person or body of person to present his or its opinion on that question of law, permit that person or body of person to present such opinion and to take such part in proceedings of the suit as the court may specify। तो 8A क्या कह रहा है, जहाँ कहीं पे भी मैटर जो है क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट का है, ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है ना, इंटरेस्टेड पर्सन है, उनका ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में कोर्ट जो है क्या करेगा, उन पर्सन्स का या बॉडी ऑफ पर्सन्स का ओपिनियन ले सकता है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में, ठीक है। 8A सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में ही अप्लाई होगा। क्लियर हो गया।
Now next rule 9, misjoinder or non-joinder. No suit shall be defeated by reason of the misjoinder or non-joinder of parties, and the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the right and interest of parties actually before it. तो कह रहा है कि कोई भी सूट जो है ना मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर के कारण जो है डिफीट नहीं हो सकता, ठीक है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी सूट पे मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर के कारण। लेकिन क्या कह रहा है साथ में ये, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू नॉन जॉइंडर ऑफ ए नेसेसरी पार्टी। लेकिन जहाँ पे नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी की बात है ना, जहाँ पे नेसेसरी पार्टी को ही आपने ज्वाइन नहीं किया, तब ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, तब कोर्ट को फर्क पड़ेगा, उस सूट पे फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीज रेज होती है कि क्या होता है मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर, ठीक है। मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर क्या होता है, तो नॉन जॉइंडर तो वो होता है, वो पार्टीज होती है जो कि नेसेसरी पार्टी होती है और प्रॉपर पार्टी टू द सूट होती है, ठीक है। जो कि नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी टू द सूट होती है, और उन्हीं को ही हम जो है क्या नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते हैं उस सूट के अंदर, ठीक है। नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी से मतलब क्या है, जिनके बिना ऑर्डर और एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, उनको हम कहते हैं नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी, ठीक है। आपने उन्हीं को ही ज्वाइन नहीं किया है ना, तो हम उसको कहते हैं नॉन जॉइंडर, ठीक है। यहाँ पे वही वाली बात की जा रही है, नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, ठीक है। नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी का मतलब क्या हो गया, वो पार्टी जिसके बिना जो है कोर्ट जो है एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता, आपने उसी को ही ऐड नहीं किया, तब जो है उस सूट में फर्क पड़ेगा और वो सूट को डिफीट करेगी, ठीक है। अब आता है मिस जॉइंडर। क्या होता है मिस जॉइंडर, वो कंडीशन होती है जहाँ पे आपने गलत पार्टीज को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। वो पार्टीज टू द सूट थी नहीं, फिर भी आपने उनको पार्टी बना दिया, उस कंडीशन को हम कहते हैं मिस जॉइंडर, ठीक है। तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि मिस जॉइंडर क्या होता है और नॉन जॉइंडर क्या होता है। तो 9 के अंदर याद रखना, मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी है तो उससे फर्क पड़ेगा। क्लियर हो गया रूल 9। नाउ द नेक्स्ट रूल, रूल 10, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। इसका पहला क्लॉज पढ़ते हैं, वेयर ए सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिफ और वेयर इट इज डाउटफुल वेदर इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ राइट प्लेंटिफ, कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ सूट इफ satisfied that the suit has been instituted through a bona fide mistake and that it is necessary for the determination of the real matter in dispute so to do, order any other person to be substituted as or added as plaintiff upon such terms as the court thinks fit, ठीक है। तो रूल 10 क्या कह रहा है, रूल 10 का सब क्लॉज 1 जो है ना वो बात करता है एडिंग और सब्स्टिट्यूटिंग प्लेंटिफ की, ठीक है। रूल 1 बात कर रहा है एडिंग की और सब्स्टिट्यूटिंग प्लेंटिफ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जहाँ कहीं पे भी प्लेंटिफ को ये लग रहा है कि वो जो है ये रिलीफ जो है नहीं पा सकता जब तक कि वो और भी प्लेंटिफ्स को ऐड ना कर ले खुद के साथ में, तब तक जो है उसको ये रिलीफ नहीं मिल सकती, तो वो उन प्लेंटिफ को ऐड करा सकता है। साथ ही में उसको लग रहा है कि ये जो प्लेंटिफ ऐड हुआ है ना ये गलत ऐड हो चुका है, ये ऐड नहीं होना चाहिए था, तो उसको भी वो क्या करा सकता है, सब्स्टिट्यूट करा सकता है। और फिर उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लेंटिफ है ये ओरिजिनल प्लेंटिफ नहीं है और ये रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। अगर प्लेंटिफ को ऐसा डाउट क्रिएट हो चुका है और उसको लग रहा है कि ये प्लेंटिफ नहीं है, प्लेंटिफ कोई और होना चाहिए था, तो उस केस में जो है वहाँ पे भी वो सब्स्टिट्यूशन करवा सकता है पार्टीज का। क्लियर हो गया। तो इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इसके पीछे इंटेंशन इतना ही है कि जो ऑनेस्ट प्लेंटिफ है, जो एक्चुअल प्लेंटिफ है ना, वो उसको जो है रिलीफ मिले, वो रिलीफ से डिबार ना हो जाए, ठीक है। इसके पीछे इतना सा ही इंटेंशन है। तो सब क्लॉज 1 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सब क्लॉज 2, कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज। अभी तक 1 में अपन ने क्या पढ़ा था, ऐड और सब्स्टिट्यूट पढ़ा था, और यहाँ पे क्या है, ऐड और स्ट्राइक आउट है, ठीक है। वहाँ तो सब्स्टिट्यूट हो रहा था, लेकिन यहाँ तो पार्टी को ही हटा रहे हैं, स्ट्राइक आउट कर रहे हैं। Court may at any stage of the proceeding either upon or without the application of either party and on such terms as may appear to court to be just order that the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out and that the name of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in suit be added। तो इसका कहने का मतलब ये है, जहाँ पे कोर्ट को लग गया किसी भी स्टेज पे, यहाँ पे एट एनी स्टेज है, ये ध्यान रखना है ना,
किसी भी प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पे कोर्ट जो है क्या कर सकता है, पार्टी को स्ट्राइक आउट और ऐड कर सकता है जहां कोर्ट को लग रहा है ऐसा करना ज़रूरी है, ठीक है। जहां ऐसा करना ज़रूरी है तो वो पार्टी को स्ट्रक आउट भी कर सकता है और ऐड भी कर सकता है। उसे लग रहा है कि ये एज ए पार्टी नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी ये पार्टी बन गई तो उसको स्ट्रक कर देगा। और उसे लग रहा है कि ये पर्सन जो है एज ए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होना चाहिए था, लेकिन वो एज ए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ज्वाइन नहीं हुआ, तो उसको ऐड कर देगा एज ए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है। रूल 2 यही कहता है। इसमें याद रखना है कि ये किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पे हो सकता है, ठीक है। कोर्ट जिसको चाहे स्ट्राइक आउट कर सकती है, जिसको चाहे ऐड कर सकती है, बस कोर्ट को क्या लगना चाहिए, जस्ट लगना चाहिए और प्रॉपर लगना चाहिए ऐड करने के लिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्लोज आता है, नो पर्सन शैल बी एडेड एज ए प्लेंटिफ सुइंग विदाउट ए नेक्स्ट फ्रेंड और एज ए नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ ए प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट, ठीक है। जहाँ कहीं पे भी जैसे माइनर है, कोई पर्सन डिसेबल है, अनसाउंड माइंड है, तो उनके लिए हमेशा क्या होता है, उनके नेक्स्ट फ्रेंड उनके बिहाफ पे आके सूट करते हैं। तो ये वही कह रहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो डिसेबिलिटी के अंदर है, अगर वो विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड कर रहा है तो वो एंटाइटल नहीं होगा और उसको हम ऐड नहीं करेंगे एज ए प्लेंटिफ। अगर उसको एज ए प्लेंटिफ आना है तो उसको अपने नेक्स्ट फ्रेंड के बिहाफ पे आना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट फ्रेंड जो है उसके बिहाफ पे एज ए प्लेंटिफ ऐड होगा और कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा कि आप मुझे एज ए प्लेंटिफ ऐड कीजिए। क्लियर। नाउ 4 क्या कहता है, वेयर डिफेंडेंट एडेड प्लेंट टू बी अमेंडेड, ठीक है। अब अगर डिफेंडेंट को ऐड कर दिया ना कोर्ट ने तो प्लेंट में अमेंडमेंट होगा, वो देखते हैं कैसे होगा। Where a defendant is added, plaint shall, unless the court otherwise direct, be amended in such manner as may be necessary, and amended copies of the summon and of the plaint shall be served on the new defendant and if court think fit on the original defendant। तो यही कह रहा है, जहाँ कहीं पे भी नया डिफेंडेंट आ गया ना तो अब क्या होगा, कोर्ट जो है क्या करेगा, उनको जो है जो भी प्लेंट की कॉपी है और जितने भी कोई ऑर्डर वगैरह हैं, समन वगैरह है ना, वो उनको सर्व करेगा और बोलेगा कि आप जो है अब एज ए डिफेंडेंट ऐड हुए हो इसके अंदर, अब आप ये सारा मैटर देख लीजिए, ठीक है। और जितनी भी कॉपीज अभी तक उस केस में जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें जो है कोर्ट क्या करेगा, उस डिफेंडेंट को भिजवाएगा, ठीक है, और उसको एज ए न्यू डिफेंडेंट ऐड कर लेगा। क्लियर हो गया। नाउ 5 कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1877 सेक्शन 22 द प्रोसीडिंग एज अगेंस्ट एनी पर्सन एडेड एज डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बिगन ओनली ऑन द सर्विस ऑफ समन्स। इसके कहने का मतलब यही है कि प्रोसीडिंग कब इंस्टीट्यूट होगी, जब कोई डिफेंडेंट ऐड होता है या कोई भी पार्टी ऐड हो रही है, तब तक कि उसको समन सर्व नहीं हो जाते ना, तब तक हम प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। आपने उनको ऐड तो कर लिया लेकिन आप उनको बता ही नहीं रहे हो कि हमने आपको सूट में जो है एज ए पार्टी ऐड किया, उस पार्टी को कैसे पता चलेगा कि वो पार्टी बन चुकी है वो सूट की। तो आप सबसे पहले उनको समन सर्व करोगे और उसी के बाद जो होगा बाकी की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगी। क्लियर। नाउ रूल 10 ए क्या कहता है, पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट। कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट एज टू एनी इंटरेस्ट विच इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजन ऑन एनी मैटर इन इशू इन एनी सूट और प्रोसीडिंग इफ पार्टी हैविंग द इंटरेस्ट विच इज लाइकली टू बी सो अफेक्टेड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी प्लीडर, ठीक है। अगर कोई पार्टी है ना उसके पास कोई प्लीडर नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उस केस में कोर्ट जो है क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी किसी भी प्लीडर से कि आप उस पार्टी के लिए कोर्ट को जो है एड्रेस कीजिए। क्लियर हो गया। रूल 10 है, सिंपल सी बात है, जिस पार्टी का कोई प्लीडर नहीं है तो वहाँ कोर्ट ऑर्डर करके वो बोलेगी कि आप इस पार्टी को एड्रेस कीजिए। रूल 11 बात करता है कंडक्ट ऑफ सूट की। द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ ए सूट टू सच पर्सन एज इट डीम्स प्रॉपर। कंडक्ट ऑफ सूट का मतलब क्या हो गया, उस सूट का संचालन करना, ठीक है, जहाँ पे पार्टीज जो है इंटरेस्टेड है ना सब्जेक्ट मैटर के अंदर। तो अगर कोर्ट को सही लग रहा है ना, कोर्ट को लग रहा है तो कोर्ट जो है किसी भी पार्टी को कह सकता है कि आप पहले आ जाइए और इस प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कीजिए और आपका ओपिनियन दीजिए, ठीक है। आपके जितने भी फैक्ट्स वगैरह हैं वो कोर्ट के सामने रखिए, ठीक है। तो ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट जो चाहे जिस पार्टी को जो है पहले आके कह सकती है कि आप जो है इस केस की शुरुआत कीजिए, आप अपना ओपिनियन बताइए हमें, ठीक है। इसको कहते हैं कंडक्ट ऑफ सूट, है ना। सूट को इनिशिएट करना इज अ कंडक्ट ऑफ सूट, है ना। सूट की शुरुआत करना उसको हम कहते हैं कंडक्ट ऑफ सूट। और ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट जब चाहे जिसको चाहे कह सकती है कि आप आके को इस केस की शुरुआत कीजिए। क्लियर। रूल 12 कहता है अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट फॉर अदर्स। इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ, इसमें ऐसे कुछ पढ़ने वाला नहीं है।
इसके अंदर ये है कि जहाँ एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है या जहाँ एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है ना, तो सबको आने की ज़रूरत नहीं है प्रोसीडिंग्स के टाइम पे। अगर एक भी आ रहा है प्लेंटिफ की तरफ से या डिफेंडेंट की तरफ से तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। रूल 12 यही कह रहा है, एक से ज़्यादा हो आप तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप सभी कोर्ट के अंदर आओ, आपको अगर आपके बिहाफ पे कोई एक आ रहा है तो वो सफिशिएंट है। साथ ही में रूल ये सब क्लॉज 2 इसका कह रहा है कि अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग साइन बाय पार्टी गिविंग इट एंड शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट, ठीक है। जब आपके बिहाफ पे कोई एक जना आ रहा है तो आप सब लोग है ना राइटिंग में साइन करके लिख दो, साइन करके ये बता दो कि हाँ हम लोग नहीं आएंगे और हमारे बिहाफ पे ये पर्सन जो है प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया रूल 12। नाउ नेक्स्ट रूल, रूल 13, ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। ये वाला कौन सा नॉन जॉइंडर मिस जॉइंडर है, जो कि हम रूल 9 के अंदर पढ़ के आए थे ना। रूल 9 के अंदर क्या पढ़ा था कि मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर से हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन अगर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी कर रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है, तो ये वही बात कर रहा है। ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी शैल बी टेकन एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी and in all cases where issues are settled at or before such settlement unless ground of objection has subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी हो चुका है, जो कि हमने बात करी थी कि नॉन जॉइंडर क्या है, जो नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी है उनको हमने ज्वाइन नहीं किया, और मिस जॉइंडर क्या है, वो पार्टीज जिनको ज्वाइन नहीं किया था फिर भी उनको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर आपका इनके रिगार्डिंग में कोई भी ऑब्जेक्शन है ना तो आप अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेके आओ कोर्ट के सामने, और इश्यूज सेटल हो गए हो तब, या इश्यूज के सेटलमेंट होने से पहले लेके आओ, ठीक है। और क्या कह रहा है, और ये साथ में कह रहा है अगर आप ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है और आप उस ऑब्जेक्शन को रेज नहीं कर रहे हो, कोर्ट को नहीं बता रहे हो मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज के बारे में, तो वो आपके ऑब्जेक्शन को क्या माना जाएगा, वो वेव हो चुका है, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो अब वो ऑब्जेक्शन वेव हो गया, अब आप वापस से उस ऑब्जेक्शन को रेज नहीं कर सकते। जब आपको वो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था तब आपने नहीं लिया तो क्या माना जाएगा, आपने उस ऑब्जेक्शन को वेव कर दिया है। क्लियर हो गया। तो 9 और 13 के एक साथ पढ़ेंगे हम कि 9 के अंदर मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की बात की है। अगर आपको मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के रिगार्डिंग में जो है ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप 13 के अंदर करोगे और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे करोगे, इश्यूज के सेटलमेंट होने से पहले करोगे या इश्यूज के सेटलमेंट होने के वक्त पर करोगे, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्शन करना है, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपने आपके ऑब्जेक्शन को वेव कर दिया है। क्लियर हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई रूल नहीं समझ में आया, ऑर्डर 1 के अंदर प्रॉब्लम है, या सेक्शन 26 नहीं समझ में आया है, या इस पूरे वीडियो में जो कुछ भी आज हमने पढ़ा उसमें किसी में भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, हेल्पफुल लगाओ तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।